औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना शकील रहमान FVN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपके साथ सिर्फ एक स्टोरी शेयर करूंगा, लेकिन उस स्टोरी के अंदर मुझे कुछ रियासत मदीना का टच भी देना पड़ेगा और एक दो स्टोरीज और हैं, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी सी हैं, छोटी छोटी स्टोरीज हैं। वो भी आखिर में जाके अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूंगा। नाज़रीन, ये कहानी है एक मजबूर, बेबस और लाचार औरत की। दिलखराश दास्तान। जी हाँ, मैं तैयबा गुल की बात कर रहा हूं, जिसे ताकतवर हलकों ने 3-3.5 साल तक रियासत मदीना में जलील और रुस्वा और बरहना करके रख दिया। कभी सोचा है कि 74 साल में, नाजरीन जरूर सोचिएगा कि कभी 74 साल 75 साल पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर सका। जरूर इस पे गौर कीजिएगा और कहानी की गहराई तक जाइएगा। हमारे प्यारे लीडर और साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब सच ही कहते हैं कि आज के जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए कानून और है और गरीब आदमी के लिए कानून और है। ये खान साहब आपने अपने दौर में रियासत मदीना के टाइम ये चीज साबित की है। इस बेबस, मजबूर और कमजोर औरत पर 40 पर्चे करवाए गए। ये वजीर आज़म इमरान खान साहब के दौर में 40 पर्चे उस कमजोर औरत के खिलाफ करवाए गए ताकतवर हलकों की तरफ से। ये मियां बीवी दोनों 50 दिन तक नैब की कस्टडी में रहे, नैब के रिमांड में रहे और इन पर जो इल्जामात लगाए गए हैं तैयबा गुल की तरफ से, वो यकीन करें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इंडिया की जेल, हिंदुस्तान की जेल तिहाड़ से भी ज्यादा तशद्दुद किया गया है। वो जेल को भी पीछे छोड़ दिया गया है बकौल तैयबा गुल के इल्जामात के। जी हाँ, ये तैयबा गुल और उनके शोहर पहली बार, नाजरीन कहानी का आगाज कहां से शुरू होता है कि तैयबा गुल और वो अपने शोहर के साथ पहली दफा 2017 में चेयरमैन, मिसिंग पर्सन के जो चेयरमैन थे उस वक्त के, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उस वक्त के चेयरमैन मिसिंग पर्सन के जवेद इकबाल साहब के पास पहुंची, उनके दफ्तर में। उनके शोहर की चाची की गुमशुदगी का मामला था और वो अपनी रिपोर्ट करवाने गई और साथ एक एप्लीकेशन लिखी। उस एप्लीकेशन के ऊपर तैयबा गुल का नंबर था और उनके शोहर का फोन नंबर था। ये दोनों फोन नंबर उसके ऊपर दर्ज थे। चंद दिन गुजरे हैं, जवेद इकबाल साहब की तरफ से तैयबा गुल को फोन जाने शुरू हो जाते हैं, उसे बातों में वर्गलाते हैं, अपने पास ऑफिस बुलाते हैं। वो ऑफिस आती है, बातचीत करती है, वापस घर चली जाती है। फिर इसी तरह वो बार बार फोर्स करते हैं कि जी मेरा DHA में मेरा फ्लैट है, आप उधर आके मिलें। वो औरत उधर नहीं जाती, वो सिर्फ उनके ऑफिस में जाती है। इसी दौरान चेयरमैन मिसिंग पर्सन के चेयरमैन, वो नैब में चेयरमैन आ जाते हैं, नैब के चेयरमैन बन जाते हैं और उस तैयबा गुल को फोन करके कहते हैं कि मैं अब नैब का चेयरमैन बन गया हूं और तुम्हें पता है कि मैं बहुत ताकतवर आदमी हूं, मैं तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे शोहर के खिलाफ वो कुछ कर सकता हूं कि तुम सोच भी नहीं सकते। नाज़रीन, तैयबा गुल इल्जाम लगाती हैं कि मैं, जब ये हद से ज्यादा हरासमेंट मेरी बढ़ गई, इन लोगों की मेरे साथ बार बार तंग करने लगे, बार बार फोर्स करने लगे, तो मेरी चेयरमैन नैब के साथ लड़ाई हो गई। मेरे पास, मैं जंग में थी, मेरे पास
नैब के तर्जमान नवाज़त अली आए और नवाज़त अली ने बताया कि जी मैं आपकी चेयरमैन नैब से सुलह करवाता हूं, क्योंकि इनकी लड़ाई शुरू हो गई थी। और इसी दौरान जब यह चेयरमैन नैब साहब उस औरत को वर्गलाया गया, जैसे तैसे करके उस औरत ने अपनी वीडियोस बनाई, अपनी ऑडियोज बनाई। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कुछ अरसा तक ये 2018 में, ये 2019 में शायद ये ऑडियो और वीडियो लीक भी हुई थी। मतलब इसमें कोई झूठ नहीं है, उसमें सच है कि सारे नाजरीन ने उस वक्त ये ऑडियो भी सुनी थी और वीडियो भी मुख्तसर सी देखी थी एक दफा। नाजरीन, जब ये नवाज़त साहब जाते हैं, वो तैयबा गुल नहीं मानती, तो उसके बाद तैयबा गुल के खिलाफ इस्लामाबाद में इनके खिलाफ FIR दर्ज होती हैं, इनके शोहर के खिलाफ FIR दर्ज होती हैं और इनके शोहर को नैब पकड़ के ले जाता है, गिरफ्तार कर लेता है। उसके बाद कहानी आगे चलती है और वो बताती हैं, इल्ज़ाम लगाती हैं कि मैं बार बार अपने खामन को मिलने जाती थी तो ये मेरे साथ बड़े गैर इंसानी सलूक किया करते थे। जब मैंने इनके साथ सुलह नहीं की तो इन्होंने इस्लामाबाद में मेरे ऊपर 3 FIR कराई और मुख्तलिफ शहरों में भी, और मुझे थानों से फ़ोन आने लगे। इससे पहले ये ऑलरेडी ये जेल काट चुकी थी इन्हीं के पर्चों की वजह से। चेयरमैन नाब साहब जो उस वक्त के ताकतवर बंदे थे, इन्होंने इस औरत को जेल के अंदर करवाया, तशद्दुद करवाया, इसके साथ बेइंतहा ज़्यादतियाँ करते रहे। लेकिन उसके बाद जब ये अदालत से जमानत पे बाहर आई हैं तो फिर एक दफ़ा इनका घेरा तंग करना शुरू कर दिया। ये इस्लामाबाद से इन्हें लाहौर लाते हुए जब गिरफ्तार किया तो वो बताती हैं कि गाड़ी में जब लाहौर पहुंचे तो इनके कपड़े फटे हुए थे। गाड़ी में मेरे साथ इंतहाई तशद्दुद किया गया और गैर इंसानी सलूक किया गया। मेरे जिस्म पे जगह जगह जख्म आ गए और नील पड़ गए थे कि जो गाड़ी में इनको लाने वाले लोग थे उन्होंने भी इससे माफ़ी नहीं दी। ज़रा सोचा होगा यार, हमारे चेयरमैन नैब जो हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं, वो ये सारा कुछ कर सकते हैं तो हम पीछे क्यों रहे हैं। यार, ये पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बना था, लेकिन ये दरिंदों का मुल्क है, इंसानों का मुल्क नहीं है। नाज़रीन, वो बार बार जब जावेद इकबाल साहब ने, साबिक चेयरमैन नैब ने, इन्हें फोर्स करते थे कि मेरे पास DHA आओ, वहाँ पे मेरे पास फ्लैट है, उधर आके मुझे मिलो, इस तरह की ये हरकतें करते रहे। और उसके बाद इसने सोचा कि ये जो शख्स है ये खुदा न खास्ता किसी और औरत के भी साथ कुछ कर सकता है, क्योंकि ये मिसिंग पर्सन के भी चेयरमैन थे। और ज़ाहिर है आपको पता है कि मिसिंग पर्सन में वहाँ पे ज़्यादातर ख़वातीन का मसला था, क्योंकि उनके शौहरों को, उनके भाइयों को गायब किया गया था। तो वहाँ पे मिसिंग पर्सन में सारे तकरीबन ख़वातीन आती हैं। तो ये वहाँ पे फिर नाजायज़ तंग करते थे चेयरमैन साहब। तो उसने सोचा कि क्यों ना मेरे साथ तो जो होना था होगा, मैं इनकी ऑडियो और वीडियो कुछ बनाऊँ। और फिर उसने इनकी ऑडियो और वीडियोस बनाई और फिर इसने सोचा कि मैं इन्हें कोई ऐसा टाइम कभी ना कभी आएगा तो मैं इन्हें एक्सपोज करूंगी। ये इतनी बड़ी सीट और पोजीशन पर बैठे हैं कि जो भी औरत जाए वो इन्हें अपने गंदे काम के लिए मजबूर ना करें। जब मेरी चेयरमैन से लड़ाई हुई तो उन्होंने इस्लामाबाद में वही कि मेरे ऊपर FIR कराई, कैसे लाहौर मुंतकिल किया गया। और नवंबर 2019 में पहली बार, याद है नाज़रीन, जब जैसा कि मैंने भी कहा कि ऑडियो और वीडियो मंजरे आम पर आई थी, उस वक्त मेरे शोहर का 50 दिन का रिमांड लिया गया था। 50 दिन मेरे शोहर ने नैब की कस्टडी में, नैब के रिमांड में गुजारे। और कहती कि मेरे पास एविडेंस है, इन्होंने मेरे शोहर पर
वो जो गन होती है करंट लगाने वाली गन, वो गन खरीदी और मेरे खामद को मेरे सामने तशद्दुद किया करते थे, करंट लगाया करते थे। और ऊपर से मेरी वीडियोस जो इन्होंने, मतलब ये जब नैब की कस्टडी में थी तो खवातीन ने नहीं, मर्दों ने इसे नंगा करके, अस्तगफुरुल्लाह, नंगा करके इसके वीडियोस बनाई हुई थी और वो वीडियो इसके खामद को दिखाते थे। याद रहा, एक मिनट के लिए तसव्वुर कर लिया, अल्लाह अस्तगफुरुल्लाह तआला से बंदे को बुरे वक्त से बचाए। ये लोग इंसान नहीं है, जानवर हैं। जानवरों के भी, दरिंदों के भी कोई असूल होते हैं। तो उस वक्त उस खामद के ज़हन पर, उसके दिल पर क्या बीतती होगी यार। जरा थोड़ी सी शर्म नहीं आती थी। अल्लाह सुब्हान तआला ने यहाँ पे एक दिल दिया है, दिल है यार, वो दिल आप लोगों का था ही नहीं, तो इसका मतलब दिल था ही नहीं। और फिर जिनके दिल नहीं होते हैं वो लोग दरिंदे होते हैं, जानवर होते हैं। कई दफा नैब तर्जुमान नवाजिश साहब मेरे पास जंग आए और चेयरमैन से सुलह करने के लिए मुझे जोर डालते रहे। और मजे की बात, अच्छा यहाँ पे हर कोई एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहा है। ये जो नवाजिश साहब जिनका ये जिक्र कर रही हैं, जिन पे इल्जाम लगा रही हैं कि वो ऑलरेडी, वो भी नैब के चेयरमैन जावेद इकबाल को ब्लैकमेल करके अपनी एक्सटेंशन लेते रहे। वाह क्या बात है यार, कौन से मुल्क में हम लोग रहते हैं। और फिर बार बार की हरासमेंट जब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई, 10 मई, याद रखिए नाज़रीन, याद रखिए 10 मई को, ये तकरीबन 2019 की वो बात कर रही है, 2020 की वो बात कर रही है कि 10 मई 2020 को वजीर आजम पोर्टल, याद है आपको कि वजीर आजम साहब ने अपना एक पोर्टल बनाया था मजलूम, मजबूर, बेबस, लाचार पाकिस्तानियों के लिए कि मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा। तो इस तैयबा गोल ने वो वजीर आजम पोर्टल पर आखिर तंग आकर, उसे कोई और जगह तो नहीं मिली इंसाफ के लिए, हर जगह उसने दरवाजा खटखटाए। आखिर उसने कहा कि चले मैं वजीर आजम पोर्टल पे वजीर आजम तक पहुंचती हूँ, क्योंकि ये रियासत मदीना बन चुकी है इस वक्त, और मैं रियासत मदीना से जाके अपना इंसाफ लेती हूँ। जब इन्होंने अपनी पोर्टल पे अपनी ऑडियो और वीडियो वो करके, शॉर्ट स्क्रीन करके जब लगाई, तो उसके बाद तीसरे दिन इसके ऊपर इस्लामाबाद में ये FIR दर्ज हो गई। और जो फिर उसके बाद जुल्म की एक दास्तान शुरू हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद इसके शोहर के ऊपर, फिर कुछ दिनों बाद आजम खान साहब और उनके जो सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म साहब के, इमरान खान साहब के, आजम खान साहब उनके पास आते हैं और मावन खुसूसी ताहिर खान इनके पास आते हैं और इनको दिलासा दिलाते हैं कि ये खान साहब ने हमें भेजा, वज़ीर आज़म साहब ने हमें भेजा, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, प्लीज हमें वो सारे सबूत दे दें ताकि हम उनके खिलाफ को केस बनाएं। वो इनसे ऑडियो और वीडियो ले जाते हैं और वीडियो ऑडियो ले जाने के बाद वो इन्हें मजीद तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। जगह जगह से थानों से फोन आते हैं। अब यहां से कहानी का नाज़रीन दूसरा शुरू हो जाता है। अब असल रियासत मदीना की कहानी यहां से शुरू होती है। जैसे ही वो वीडियो और ऑडियो खान साहब के पास, उस वक्त के वजीर आजम साहब इमरान खान साहब के पास वो जब पहुंचती हैं, तो उधर से अब फिल्म दूसरी शुरू हो जाती है। याद होगा आपको कि इस ऑडियो और वीडियो आने से चंद दिन पहले या महीना 1.5 महीना पहले चेयरमैन, उस वक्त के चेयरमैन जावेद इकबाल साहब ने एक मीडिया टॉक में बताया था कि भी मेरे पास 10 से 15 बंदों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। अगर वो 10 से 15 मैं लोगों को गिरफ्तार कर लूं तो ये हुकूमत धड़म से नीचे गिर जाएगी। और इनमें एक ऐसा सेहत का कमजोर शख्स है जिसके ऊपर मालूम जब्बा का केस है कि अगर मैं उसे गिरफ्तार कर लाऊंगा तो वो कहीं वो मर ना जाए। ये सारी बातें जब खान साहब के नोटिस में इनकी ये सारी टॉक सुनी उन्होंने, तो ये फिर वीडियो वहां पे इस्तेमाल हुई। खान साहब के न्यूज़ 1 के चैनल के एक दोस्त थे, उन्होंने वो वीडियो जो अपने उस चैनल पे चला दी। अब जावेद इकबाल को ये अलार्म हो गया कि यार ये तो वीडियो खान साहब के पास पहुंच गई है। अब वहां पे ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो उस औरत को तो इंसाफ नहीं दिलाया जाता,
वो अपने जाती फायदे के लिए, सियासी फायदे के लिए, अपने करप्शन के, जो मालम जब्बा का केस था, रिंग रोड का केस था, उसके बाद बिलियन ट्री के केसेस, तमाम केसेस थे, उसे कहा कि ये देख लो, ये हमारे पास सबूत आ गए हैं, तुम्हें हल्का सा हमने टच दे दिया है, तुमने देख लिया है, हमारे पास सबूत है, अगर तुमने हमारे इन बंदों के खिलाफ केस किए तो हम ये तुम्हारी वीडियो और ऑडियो हर जगह चला देंगे। वो भाई साहब ब्लैकमेल हो गए और उसे कहा गया कि तुम अब अपोजिशन को गिरफ्तारियां, अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियां शुरू कर दो, इनके केस खोलने शुरू कर दो। और याद है आपको नाज़रीन के उन दिनों ये ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल, शाहिद खान अब्बासी, बड़े बड़े रहनुमा जो थे, ख्वाजा आसफ, इन सब की गिरफ्तारियां शुरू हो गई। राणा सनाउल्लाह पे झूठा केस डाला गया, फिर इनकी गिरफ्तारियां शुरू हो गई, वो फिर की उल्टी घूमनी शुरू हो गई। मतलब कि रियासत मदीना में इंसाफ तो नहीं मिला, लेकिन ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। जब आजम खान दोबारा राब्ता करते हैं तैयबा गुल के साथ, तो तैयबा गुल भड़क उठती हैं कि आजम खान साहब, आपने मेरे साथ धोखा किया है, आपने बेईमानी किया है, आपने अमानत में खयानत की है, आपने अपने जाती और सियासी फायदे के लिए अपने केसों को खत्म करवा के अपोजिशन को गिरफ्तार किया, मैं काम खड़ी हूं, मैं किधर हूं। उसने कहा आप फिक्र ना करें, आपको वजीर आजम साहब बुला रहे हैं, आपको वजीर आजम साहब इंसाफ दिलाएंगे, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस आए। उसे दिलासा दिया, हौसला अफजाई की। वो उसी चक्कर में वो और दोनों मियाँ बीवी वजीर आजम हाउस पहुंच जाते हैं। वजीर आजम ऑफिस में उनकी मुलाकात होती है तो खान साहब उन्हें यकीन दिलाते हैं कि नहीं जी, ये रियासत मदीना है, हम आपको पूरा पूरा इंसाफ देंगे। उसके बाद इन्हें वहां पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में रखा जाता है, वजीर आजम हाउस में रखा जाता है। वो पूछते हैं हमने इधर क्यों रहना, कि जी आपके, उसे फिर बताया जाता है कि आप इधर 2-4 दिन रहे, हम आपके केस को देख रहे हैं, इंशाल्लाह आपको पूरा इंसाफ मिलेगा, आप रियासत मदीना में आ चुकी हैं। नाज़रीन, वो इल्ज़ाम लगाती हैं कि मुझे वज़ीर आज़म हाउस में 1.5 माह 45 दिन, 1 महीना 15 दिन रखा गया। बाहर की दुनिया से हमारा राब्ता कट गया था, हमें नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। मैं वहां पे कई दफा एहतजाज किया, चीखी चिल्लाती भी रही। एक दिन आजम खान मेरे पास आया, ये 1.5 महीने में सिर्फ एक दफा मेरे पास आया, तो उसने कहा कि बीबी आपकी जान को बाहर खतरा है। मतलब कि रियासत मदीना में उस बीबी की जान को खतरा था, तुम बाहर ना निकलना, तुम इधर ही रहना, क्योंकि तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। और नाज़रीन, जब इनको प्राइम मिनिस्टर हाउस में हस्बे बेजा में रखा गया तो इनसे दोनों मियाँ बीवी से फोन ले लिए गए, क्योंकि ये बाकी दूसरे एविडेंस भी मांग रहे थे कि भाई जो जो भी तुम्हारे पास सबूत है वो सारे हमें दे दो। तो वो जो कुछ था उनके फोनों में भी होगा, उनके फोनों में भी था, वो सारे फोन उनसे ले लिए गए। दोनों मियाँ बीवी के जो 2 फोन थे या 4 थे, जितने भी थे, उसने ये इल्जाम लगाया जी वो फोन उन्होंने उस वक्त हमारे पास ले लिए, और उसी को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने अपने केस सारे दबवा दिए और मुझे इस्तेमाल किया गया। वाह खान साहब, क्या कहने आपके। और मेरे पीटीआई के वर्करों, आंखें खोलो, आंखें खोलो, ना तबार करना। मैं इनका ही नहीं, कोई भी सियासी पार्टी जो आपको इस तरह के ख्वाब दिखाते हैं, कभी इनके ख्वाबों में ना आए। ये आपको बड़े बड़े ख्वाब, सुहाने ख्वाब दिखलाएंगे। अब तो इनके पास चूरन बेचने के लिए पीटीआई के पास तो अब कुछ रहा नहीं है। अब ये चोर गद्दार मीर साहब मीर जाफर को बेच रहे हैं, या वो अमेरिकी साजिश के खत को जाली तरीके से बेच रहे हैं। याद है 2012, 11, 12, 13 के इलेक्शन के बाद इन्होंने क्या क्या बेचा था। 50 लाख घर बेचे थे, 1 करोड़ नौकरियां बेची थी, ये चीज़ें उस वक्त इन्होंने बेचने के लिए। लेकिन 4-4.5 सालों में नौकरियां तो क्या देनी थी, वो नौकरियां पार हो गए। अब ये अभी आपके आंख, ये देखें कि आपकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। मतलब ये देखें कि अभी इमरान रियाज के साथ जो कुछ हो रहा नहीं होना चाहिए। तो इमरान रियाज साहब उस वक्त, काश आप इस औरत की मदद के लिए आगे आते, लेकिन उस वक्त मीडिया को चुप करवाया गया, मीडिया को खामोश करवाया गया। किसी मीडिया पर इसकी ये ऑडियो और वीडियो चलने नहीं दी जाती थी। लेकिन कोई तो थोड़ा सा आगे बहादुर बनता, कोई आगे आता, इस औरत और खान मियां बीवी को तहफ़्फ़ुज़ देते। लेकिन इसे 4.25 सालों में कोई तहफ़्फ़ुज़, कोई इंसाफ नहीं खान साहब आपने दिया। नाज़रीन, अब वो औरत तैयबा गुल जो है वो पेश होती हैं
जहाँ पे कामा कमेटी के जो चेयरमैन है नूर आलम साहब, उनके पास, और उन्होंने उस दिन बताया कि जी मेरे जो है पीएससी के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन नूर आलम साहब, उन्होंने दोबारा अपनी रिपोर्ट वहाँ पे करवाई है, और नूर आलम साहब ने पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन ने उन्हें बुलाया है, और चेयरमैन साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कितना बड़ा ओहदा था यार, तुमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की भी तौहीन की है। मैं प्रोग्राम के आखिर में एंड में मिलता हूँ। अब वहाँ पे नूर आलम साहब ने जावेद चौधरी को भी नोटिस भेजा है, सॉरी मुझसे जावेद इकबाल को, उसको भी नोटिस भेजा, वो लेकर नहीं आया। वो खत जो है उसने भेज दिया कि ईद की छुट्टियां हैं, वो भागने की अब कोशिश करेगा, और ये भी कोशिश है कि हो सकता है वो मुल्क से फरार होने की कोशिश करे। उस पर करप्शन के बहुत चार्जेस है, उसने अरबों खरबों रुपया जो है वो उसने रिकवरियों में गबन किया हुआ है। जो ऐसा कि मैंने कल के विजाब में बताया था कि वो प्रोग्राम थोड़ा सा टॉपिक चेंज होगा कि 821 अरब की रिकवरी है, तो 6 अरब खजाने में गए, तो 815 अरब कहाँ गए हैं, ये भी इनसे हिसाब लेना। ये तो एक केस था, बाकी भी बहुत ज़्यादा केसेस हैं इसके ऊपर। अब नूर आलम साहब ने इनसे सवाल किए तो यकीन करें उस कमेटी के सामने औरत बिलबलाती सिसकियां लेती रो रो के अपनी उसने ये सारी कहानी सुनाई, और इन जालिम हुक्मरानों की, इन ताकतवर हलकों की कहानियां सुनाई। और नूर आलम ने, चेयरमैन साहब ने, ये इनसे वादा किया है कि इंशाअल्लाह इन मुल्जिमों को कैफरे करदार तक पहुंचाया जाएगा और इबरत का निशान बनाया जाएगा। और मेरी चेयरमैन नूर आलम साहब से दरख्वास्त है, शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त है, वज़ीर आला से और तमाम ताकतवर हलकों से दरख्वास्त है, खासकर ये सियासी पार्टियों से, इसे खान साहब की तरह सियासत में सियासी तौर पर इस्तेमाल ना कीजिएगा, अपने मकसद के लिए इसे इस्तेमाल ना कीजिएगा। खुदारा जैसा कि खान साहब ने अपने सियासी तौर पर इसकी वीडियो और इसका जो तमाम का तमाम इंसाफ दिलाने वाला केस था, सियासी तौर पर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, तो बाद शहबाज शरीफ साहब अपने फायदे के लिए आपने इस औरत का इस्तेमाल नहीं करना है। नाजरीन, ये तो थी तैयबा गुल की मैंने शॉर्ट सी कहानी सुनाई जो उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में आके इंटरव्यू में जो तमाम इल्ज़ाम लगाए गए हैं। नाजरीन, मेरा एक पैगाम है इन हलकों के लिए और सब के लिए, ये सब के लिए एक पैगाम है। और मैं नहीं कहता हमारे इस्लाम में है ये, और मैंने जगह जगह पे ये बोर्ड भी पड़े हुए हैं, वहां पे क्या लिखा होता है कि ज़िना एक कर्ज है, ज़िना एक कर्ज है जो आपके खानदान को चुकाना पड़ता है। जावेद इकबाल साहब, साका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जावेद इकबाल साहब, अब आप नाना भी होंगे, दादा भी होंगे, सारा कुछ होंगे, आप एज के उस हिस्से में, और ये जो आप हरकतें करते रहे हैं, जरा उस वक्त आपको शर्म नहीं आई, ख्याल नहीं आया कि यार मैं भी बेटियों वाला हूं, मैं भी बहनों वाला हूं, मैं भी माँ, मेरी भी माँ है, बहनें भी हैं, मेरी बेटियां भी हैं, बेटियों के आगे बेटियां भी होंगी। जरा एक मिनट के लिए भी आपके दिल में ख्याल नहीं आया कि यार ये मैं क्या कर रहा हूं? थोड़ी बहुत ही तो इंसान का एक ज़मीर, हर इंसान के अंदर एक ज़मीर होता है, लेकिन ज़मीर उनका जागता है जिनका ज़मीर जिंदा हो, लेकिन जो मुर्दा ज़मीर लोग होते हैं उनका तो ज़मीर ही नहीं जागता, फिर उन्हें ये सोच नहीं आती है। नाज़रीन, थोड़ा सा एक और मुख्तसर सी स्टोरी शेयर कर लें। कल एहसन इकबाल साहब इस्लामाबाद से बेरा आते हुए वहाँ पे मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट पे स्टे किया, तो वहाँ पे जब वो आगे मैकडोनल्ड पे गए हैं तो काफ़ी लेने के लिए, वहाँ पे एक फैमिली आई है, और फैमिली के साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उस खातून ने एहसन इकबाल साहब को देखकर चोर चोर के नारे लगाना शुरू कर दिए, मतलब इस औरत को ये जेब देता है। और फिर वहाँ पे दूसरे नारे भी लगाए गए हैं कि गोगी को पेश करो, गोगी को पेश करो, गोगी को पेश करो, इनके खिलाफ भी नाराबाजी शुरू की। अच्छा, मैं ये सोचता हूँ खान साहब, मतलब खुदा ना खास्ता अगर वहाँ पे, या उस औरत से पूछता हूँ कि अगर वहाँ पे आबद शेर अली होता, ये एहसन इकबाल साहब एक शरीफ आदमी, मेरी खुद इनसे मुलाकात 2-3 दफ़ा मुलाकात होती है, इंतहाई नफीस से आदमी है,
पढ़े लिखे बाशऊर नफीस से आदमी है, शरीफ आदमी है। अगर वहां पे आबद शेर अली होता तो मुझे यकीन है कि उस औरत को उसी तरह जवाब देता जिस तरह वो औरत उसके साथ सलूक कर रही थी। लेकिन इस औरत की किस्मत अच्छी है कि वहां पे आबद शेर अली नहीं था, या कोई फयाज हसन चौहान जैसा बंदा होता तो इस औरत को लग समझ आती। और यही वो बारूदी सुरंगें हैं जो खान साहब 2011 से खोदते आ रहे हैं। और ये 2011 में उस वक्त ये औरत की उम्र 18-19 साल होगी। अब वो शादीशुदा 2 बच्चों की माँ है और अब वो 30-32 साल के करीब हो गई है। अब वो बच्चे देख के आगे क्या सबक ले रहे हैं कि हमारी माँ क्या चोर चोर कर रही है, तो आगे बच्चे वही चीज सीख रहे हैं। तो खान साहब आपने हर गली मोहल्ले और हर घर में ये बारूदी सुरंगें खोद दी हैं। और इसका नुकसान सिर्फ एक पार्टी को या एक आदमी को नहीं होगा। हो सकता है आपके ज़हन में हो कि यार ये सारा पाकिस्तान लग के अब चोर चोर और गद्दार गद्दार के नारे लगाएगा, ये जितना नुकसान दूसरे का होगा उतना ही नुकसान आपका होगा। ये ज़हन में रख लीजिएगा, ये मकाफात अमल है, इससे कोई भी बच नहीं सकता। जैसा करोगे वैसा भरोगे। और दूसरा, खान साहब आप कौन से लीडर हैं यार? मेरा तो ख्याल है इस तरह के मोहल्ले के ये काउंसलर वगैरह कहते हैं जो नाम गाड़ते हैं, ओए कुकड़ी, ओ माजे, ओ सुल्ताने, ओ टमकाने, ओ फलाने, ओ गंजे, ओ साइकिल, जैसे कराची में नाम रखे होते थे, ओ हमजा शबाज, हमजा कुकड़ी। यार आप लीडर है, खुदा के बंदे, हंसी आती है और अफसोस भी होता है कि आपको ये जेब देना। आप इंटरनेशनल लीडर हैं, एक पार्टी के लीडर हैं, पार्टी भी आपकी हेड बड़ी पार्टियों में एक आपकी पार्टी है, मतलब कि आप इंटरनेशनल लीडर हैं। अब ये तकरीर आपकी जब अमेरिका में देखी जाएगी या किसी भी फॉरेन जगह पे देखी जाएगी या यूरोप में देखी जाएगी, यूके में या किसी भी जगह देखी जाएगी, जब आपके कहेंगे ओए हमजा कुकड़ी, हमजा कुकड़ी, तो क्या सोचेंगे यार? वो पीटीआई के, मेरा ख्याल जो पढ़े लिखे पीटीआई के लोग हैं वो भी अफसोस करते होंगे कि यार आज खान की हो गया, ये खान ने की पागल तो नहीं हो गया, खान करण की डे आया। पढ़े लिखे लोग जरूर सोचेंगे। तो खान साहब इन चीज़ों से बाहर निकले, आप एक इंटरनेशनल लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, आप बड़े लीडर बने, आला ज़र्फ बने, बड़ा दिल करें, ये जो दिल है इसको बड़ा करें। आप अपना गुस्सा किसी और तरीके से निकालें। हमें पता है कि आप गुस्सा निकालते हैं, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, आपके अंदर गुस्सा पाया जाता है, लेकिन उस गुस्से को कम से कम इस तरह निकालें कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, ना कि आपका मजाक उड़ाएं। इसमें आपकी तौहीन है, किसी और की तौहीन नहीं है, आप ही अपनी तौहीन है। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।